नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आप देख रहे हैं रेत के धोरों से दुर्गम जंगल तक की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि यकीनन ये भी एक कहानी है जिसे समझने की जरूरत है। आज हम आपको मिलाएंगे अगर खास मेहमान से जो हमारे साथ रहेंगे, रेत के धोरों से दुर्गम जंगल तक का सफर अपनी जुबानी से बयां करेंगे। कहते हैं कि मंजिल तक पहुंचने से पहले रास्ते कठिन होते हैं, हिम्मत तोड़ने वाले होते हैं, तो कुछ थक जाते हैं, कुछ हार जाते हैं और कुछ रतनलाल डागी की तरह चल पड़ते हैं और अपनी कहानी खुद ही लिख देते हैं और फिर लोग वाहवाही करते नहीं थकते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं रतनलाल डागी आईजी साहब। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो आपसे सवाल पूछेंगे क्योंकि जो प्रोग्राम का नाम है कि हम यहाँ पर रेत के धोरों से दुर्गम जंगल तक की कहानी आज सुनाने वाले हैं, लेकिन नागौर से निकलकर, नागौर आपका जन्मभूमि है, राजस्थान से आप आते हैं, वहां से यहाँ तक का जो सफर है आईपीएस ऑफिसर तक का मैं सफर जानना चाहूंगी। उससे पहले मैं पूछना भी चाहूंगी, क्या रतनलाल डागी जी लोगों को क्या कहते हैं, उनकी कहानी युवाओं को क्या कहती है, वो खुद अपने आप को क्या कहते हैं? देखिए, जो रेत के दोहरे वहां से निकल करके एक दुर्गम जंगल तक एक जो पहुंचने का जो एक रास्ता है, जो आपने कोट किया था कि मंजिल बहुत ही संघर्ष की होती है और बहुत ही थकावट वाली होती है, बहुत ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि यदि हौसला होता है और दृढ़ निश्चय होता है तो कोई भी मंजिल जो है आपको मिलने से नहीं रोक सकती। केवल आपकी हिम्मत चाहिए, आपका हौसला चाहिए और अपनों का साथ चाहिए जी। और यदि आपका टारगेट, आपका लक्ष्य आपके आंखों के सामने है, बस एक ही सफलता मंजिल तक पहुंचने का एक ही तरीका होता है कि चलते रहिए, चलते रहिए। न आप दाएं देखिए न बाएं देखिए, सीधे चलते रहिए, रुकिए मत। आप हो सकता है कि जो बाधाओं की, ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो आपकी स्पीड धीरे हो सकती है, लेकिन हिम्मत मत हारिए, चलते रहिए। निश्चित रूप से आप एक दिन उस मंजिल तक पहुंचेंगे। और इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप करते रहिए, करते रहिए, निश्चित रूप से आप वहां पहुंचेंगे जी। आपने तो बिल्कुल सही कहा। ये लाइन भी किसी ने बहुत अच्छी कही कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, और अगर आप चल नहीं सकते तो आप रहेंगे, लेकिन रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है। तो आईजी साहब, आपकी कहानी भी कुछ ऐसा ही बयां कर रही है जी। जो आपने कोट किया वो मार्टिन लूथर किंग का कोट लाइन है कि आप दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, चल नहीं सकते तो आप रहेंगे, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ हरकत करते रहिए, कुछ करते रहिएगा। तो वही जैसे मार्टिन लूथर किंग, बाबा साहब अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन जैसे शख्सियत को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो अपने को हौसला आता है कि जब वो शख्सियत उन विपरीत परिस्थितियों में, जब उनके पास कुछ नहीं था, वो कुछ कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और मेरा एक कहना है कि सफलता व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और उसको प्राप्त करना उसका कर्तव्य है। हमको उस सफलता को हासिल करना हमारा मकसद होना चाहिए, और जब तक वो मकसद हासिल नहीं हो जाए रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यस। ये सफलता, ये मेहनत। लेकिन इस बीच एक कहानी में आपकी, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, सुन रही थी कि एक ऐसा सफर, ये सफर कोई छोटा नहीं था, मंजिल मुश्किल थी, आसान नहीं थी, लेकिन ये लोगों को ये सिखाती है कि जरा आप चलिए तो सही, रास्तों का इंतजार क्यों कर रहे हैं, रास्ते आपका इंतजार कर रहे हैं। और भला हम तो यही सोचने में रह जाते हैं कि जब रास्ते खुलेंगे और तभी हम वहां से निकलेंगे। तो आईजी साहब, मुझे बहुत बेहतर लगा जब मैं आपके बारे में लोगों को इंस्पायर करते हुए, हमारे आईजी साहब अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, कुछ एक और अंदाज में तस्वीर सामने आ रही है। खुद का भला तो कर ही रहे हैं, साथ ही जनता के लिए। अच्छा, वो चीजें बड़ी अच्छी लग रही है कि जब 6 अगर मैं कहूँ यहाँ पर लाइब्रेरीज ओपन करना, कि हमारी गरीब जनता, वो युवा पढ़ सके, जिनके पास किताबें नहीं है, वो आगे बढ़ सके। लेकिन हमने हमारे नेताओं को देखा है कि मंच पर भाषण देना, हमें ये कर दिखाना है, लेकिन आप तो उनसे भी आगे निकल गए हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि एक तो मेरा एक लाइन है, पे बैक टू सोसाइटी, यानी समाज को वापस लौटाइए। जो समाज ने आपको दिया है, अब आपका दायित्व है कि उसको वापस लौटाइए। साथ ही जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ, एक
मजदूर परिवार जो है, मेरे मदर फादर मजदूरी करने वाले थे, और जो मैंने परिस्थिति देखी और जो एक कह सकते हैं कि उस समय मेरी एक इच्छा रहती थी, काश मुझे कोई किताबें लाके देता, काश मुझे कोई गाइड करता है। तो वो चीज हमेशा मेरे मन में रहती है कि कोई आज का जो यूथ है, जो मेरे क्षेत्र का है, अपने लोग हैं, वो उनको बुक्स की कमी नहीं रहे। क्या मैं आपसे जान सकती हूँ, मैं आपसे बीच में काट रही हूँ, क्या मैं ये जान सकती हूँ ये इच्छा कब जाहिर हुई कि जब आप बहुत बड़े बन जाते हैं तब कहते कि नहीं अब तो इतना पैसा है और पद भी बड़ा है, कुछ ऐसा किया जाए कि और जगहों से भी वाहवाही बटोर ली जाए, या फिर बचपन से ही होता है कि जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो मेरे जैसे नहीं जाने कितने लोग, रतन लाल हर घर में है, वो भी मेरी तरह बनना चाहता है लेकिन सुविधाएं नहीं है, उनके लिए कुछ करना है। एग्जैक्टली देखो, मेरा जैसे मैंने 4-5 महापुरुषों का नाम लिया था, उनके सामने हमारा दुख दर्द कुछ नहीं है। जब हम उनकी कहानी पढ़ते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम मेरा ये कहना है कि यदि आप जब अपना सब कुछ, आपके पास कुछ नहीं है, तो उस शख्सियत की आप कहानी पढ़िए, आपको रास्ता दिखेगा। जब वो महापुरुष, वो शख्सियत मतलब जिसके पास कुछ नहीं था, वो उस समय के देश के सबसे ज्यादा पढ़ने वाला विद्वान व्यक्ति बन सकता था, हम क्यों नहीं बन सकते? साधन सुविधाएं और आर्थिक संसाधन केवल आपके सफलता में सहायक हो सकते हैं, मुख्य नहीं है। मुख्य जो साधन है वो आपका आत्मविश्वास है, आपका आत्मबल है। यदि यह है तो फिर बाकी चीजें हो जाती है। आप आगे तो बढ़िए, लोग आपके साथ में मिलेंगे। केवल आप जब हिम्मत हार जाएंगे तो दूसरा कौन साथ देगा? तो इसलिए हिम्मत रखना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए, और आप आगे बढ़ते रहिए, आपका कार्य बनता रहेगा, लोग आएंगे, जरूर आएंगे साथ देने के लिए। आप आगे बढ़ते रहिए, कारवा अपने आप बनता जाएगा और आपके साथ जुड़ता जाएगा। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर आईजी साहब एक होता है कि आप अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उसका बोझ भी आपके कंधों पर है, लेकिन आपने समाज को भी अपने साथ रखा कि मैं जहाँ से आता हूँ कौन सी सुविधाएं मुझे। और उसके साथ ही एक और चीज़ यहाँ पर पूछना चाहूँगी, आप युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, युवाओं को आप मोटिवेट कर रहे हैं, युवा ही आपका कहना है कि आने वाले भारत देश को, हमारे देश को आगे लेके जा सकते हैं, इसको लेकर भी आप एक मिशन चला रहे हैं, जरा उसके बारे में भी बताइएगा। देखिए, यूथ जो है वो न केवल किसी देश का बल्कि एक परिवार का, एक समाज का भविष्य होता है जी। और जिस परिवार का यदि यूथ सही दिशा में चल रहा है, वो परिवार अपने आप में साधन, मतलब कह सकते हैं कि मतलब प्रसन्न है। और जिस देश का यूथ सही दिशा में चल रहा है, वो देश समृद्धि करता है, विकास करता है। इसलिए हमारा एक दायित्व है कि हम जो यूथ को सही दिशा दें और उनको एक बताएं कि तो आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। इसी को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि मैं नक्सल एरियाज में काफी समय तक पदस्थ रहा, तो उसमें मैंने देखा कि जो यूथ है वो नक्सलियों के बहकावे में आकर के उनके साथ चले जाता है। तो वहीं से मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कि क्यों न हम इस यूथ को एक दिशा दें, और इसलिए मैंने एक मिशन शुरू किया था। उस मिशन का नाम है गाइड द यूथ ग्रो द नेशन। मतलब हम जो यूथ है उसको सही दिशा दें और देश को आगे बढ़ाएं। तो उसी के तारतम्य में मैं जो है जितने जो यूथ है उनको कैरियर काउंसलिंग का काम करता हूं, और उनको कह सकते हैं कि जो है उनके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसके बारे में बात करते हैं। और इवन बात ही नहीं करते, बल्कि जिनको बुक्स की जरूरत है उनको बुक्स देते हैं। और कुछ जो है आर्मी में, फोर्स में, पुलिस में जो लोग भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए हमने पुलिस स्टेशन तक हमारे जो जवान है उनके द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिससे कि वो लोग अपना भविष्य बना सके और नक्सलियों के साथ जुड़ने से बचे। तो इस तरह से हमने एक मिशन की शुरुआत की थी, और उस मिशन में लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं और उसका जो है युवाओं को फायदा भी मिल रहा है जी। चलिए, अब इसके साथ ही आपको यहाँ पर मैं आगे बढ़ूंगी, उससे पहले आपकी फिटनेस के बारे में जानना चाहूँगी। वो इसलिए कि जब आपकी प्रोफाइल को हम थोड़ा खंगाल रहे थे तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे वीडियोस हमें नज़र आ रहे थे, वो एक दिन के नहीं हैं, पर डे के हैं, अर्ली मॉर्निंग के हैं। तो हमें समझ में आ गया कि आईजी साहब फिट इंडिया मूवमेंट को बहुत अच्छे से आगे ले जा रहे हैं। लेकिन जानना चाहती हूँ उसके बारे में, हम कहूँगी कि आपके योग जो है, योगा को लेकर भी आप अपने आप को फिट रखते हैं और हमारे जनता को भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये कब, बचपन से ही था या फिर आपको लगा कि इस कोविड में बहुत ज़रूरी है योग करना?
देखिए जो वीडियोस आप जिसकी बात कर रहे हैं वो लास्ट ईयर मतलब मार्च में जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई थी और उस समय मैंने देखा था कि जो हमारा यूथ है और सभी लोग अपने घरों में एक तरह से कैद थे। और उस समय ही हमने जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस के से संबंधित बहुत शिकायतें आ रही थी, जो यूथ के फ्रस्ट्रेशन से संबंधित शिकायतें आ रही थी। तब मैंने सोचा कि मैं इनको किस तरह से इनकी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन भी एक तरह से एनर्जी होती है, उस एनर्जी को यदि हम सही दिशा देते हैं तो वो एनर्जी उनके जो एक तरह से उनके लिए लाभदायक हो सकती है। और यदि वो एनर्जी उसको चैनलाइज नहीं करते हैं तो वो उसमें ब्लास्ट करती है, विस्फोट करती है, उनको एक गलत दिशा में ले जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि इस समय फिजिकल एक्टिविटी पे ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति घर में है और क्योंकि घर की चार दीवारी में केवल योगा कर सकते हैं या आप दूसरे आसन कर सकते हैं, तो वो कैसे करें। और क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो आपका फेसबुक कह सकते हैं, ट्विटर कह सकते हैं या इंस्टाग्राम कह सकते हैं, उनका मैंने बेहतर तरीके से यूज करने की कोशिश की और मैंने एक डेमो के रूप में अपने तरफ से कुछ योगा वर्कआउट आसन जो है मैं डेली करके जो है उसमें सोशल मीडिया में डालना शुरू किया और उसका बहुत प्रतिशत मिला। लोग जो है यूथ से जुड़ते गए और कह सकते हैं कि एक जो बहुत सारी वीडियोज है जिसमें लाखों लोगों ने उसको लाइक किया है, पसंद किया और वो बहुत सारे लोग आप देखे होंगे, प्रोफाइल में आप पढ़े भी होंगे, फेसबुक पे पढ़े होंगे कि किस तरह से कुछ लोगों ने 40 किलो वजन कम किया, किसी ने 20 किलो वजन किया, कोई बोल रहा है कि मैं भी आज की आपकी तरह से आज जल्दी उठ रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के जो मकसद लेकर के मैं चला था, फिट इंडिया मूवमेंट कह सकते हैं उसको या स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कह सकते हैं, और उस तरह जो फ्रस्ट्रेशन से दूर करने की बात है उसमें मैं काफी हद तक सफल हुआ। और वो भी मेरा जो मिशन गाइड द यूथ ग्रो द नेशन से ही संबंधित था। और उसका अभी जैसे ही मैंने उस समय शुरू किया था मार्च 19 जो इसमें शुरू किया 20 में, उसके बाद से कंटिन्यूसली मैं ये चीजें कर रहा हूँ। आज तक मैं एक दिन भी नहीं रुका हूँ, डेली मैं जो है अपना यूथ को टीवी स्क्रीन पर एक डेमो देकर। आईजी साहब, टीवी स्क्रीन पर कुछ ऐसे ऐसे वीडियोस हैं जो दांतों तले अंगुली दबा दे, मुझे लगता है आसानी से कोई कर नहीं पाएगा। कुछ ऐसे योग के पोज में देख रही हूँ। अच्छा, पुशअप तो आप अपने ऊपर एक छोटा सा बच्चा है उसको बिठाकर आप कर रहे हैं, ये 1 साल की मेहनत है, तो फिर इसे हम समझ सकते हैं कि इसे मेहनत को आपने बड़ी लगन से किया है। हाँ, पहला वीडियो मैंने अप्रैल 2020 में डाला था, ठीक है, और अभी जून चल रहा था, 1 साल कह सकते हैं कि 1 साल और 2 महीने हो गया। हाँ। लेकिन कोई ये इस पे विश्वास नहीं करेगा कि इतना समय इतना कैसे कर सकता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि आप में आत्मविश्वास है, आत्मबल है, आप जो है कुछ भी कर सकते हैं। आप डिसाइड तो कीजिए और करना शुरू कीजिए, सब हो जाएगा। आप शुरू नहीं करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, तो कभी नहीं कर सकते जी। आप शुरू कीजिए, निश्चित रूप से कर पाएंगे। जो आप देख रहे हैं वीडियो, वैसा आप भी कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन उसे एक बात को ध्यान में रखना होगा, योग साधना है और इस साधना को आपको मन से करना होगा, तन से करना होगा, और वही कि समय आपको देना होगा। आप कितना समय देते हैं, मैं अगर यहाँ पर जानना चाहूँ। आपने कहा कि मैं रोजाना करता हूँ, और आपको देखकर तो मैंने बहुत न्यूज़पेपर में मैं कुछ कटिंग्स पढ़ रही थी, कुछ लोगों ने 40 किलो वेट कम किया है, किसी ने अपने कई बीमारियों को खत्म कर लिया है। तो 1 साल के अंदर अगर इतने लोग आपसे इंस्पायर हो सकते हैं, तो अब मुझे लगता है कि आप भी कभी इस योग को छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोरोना चला जाए या कभी ना आए। एग्जैक्टली, जिस तरह से रेस्पॉन्स मिल रहा है, आप देखेंगे कि एक वीडियो 1 करोड़ 85 लाख लोगों तक रीच हुआ है। ऑलमोस्ट 60 लाख लोगों ने उसको देखा है। तो जब इतना रेस्पॉन्स आ रहा है, लोग इसको इतना लाइक कर रहे हैं, तो अब एक तरह से मेरे ऊपर प्रेशर भी है कि मैं उसको बंद नहीं करूं और कंटिन्यू करूं, जिससे लोग जो है उसको एक तरह से हम इनडायरेक्टली हम ये देश की सेवा ही कर रहे हैं। पुलिस का जो हमारा काम है उसके साथ साथ हम ये, क्योंकि पुलिस का काम केवल 1% लोगों से पड़ता है, समाज के अन्य लोगों से नहीं पड़ता है, तो हम एक तरह से लोगों से जुड़ने का भी एक साधन है ये। और ये करने की जो बात आती है, तो ये मेरा मॉर्निंग में मैं 5 o'clock से लगा करके 8 o'clock तक लगभग 3 घंटे मेरा ये वर्कआउट चलता है। और ये समय वो होता है जो मेरा अपना समय होता है। इस समय न कोई ऑफिस का काम होता है, न कोई पब्लिक का काम होता है। जो मेरा अपना समय है वो मैं अपने शरीर को देता हूँ, और उसके माध्यम से जो यूथ है उसको मोटिवेट करता हूँ। समय भी यहाँ पर जानना चाहिए,
कि कितने बजे आप सुबह उठ जाते हैं, जो ये 3 घंटे आप निकालते हैं? देखिए, मेरा शुरू से जब मैं तैयारी कर रहा था यूपीएससी की, तब से मेरा मॉर्निंग 3:30 उठने का हैबिट रहा है जी। और अभी मैं 4:30 एग्जैक्टली मैं 4:30 जो है उठ जाता हूँ और एग्जैक्ट 5 बजे मैं अपने जो है मेरा जहाँ पर मुझे ये योगा करना मैं पहुंच जाता हूँ। ठीक है। तो मेरा ये आज से नहीं है, मेरा शुरू से ये रूटीन है और मैंने आज तक उस रूटीन को कम नहीं किया। चाहे ये जो कोरोना काल तो अभी है, उससे इसके अलावा भी जो समय होता है हम उस समय पढ़ने का कुछ न कुछ एक्टिविटी करने के लिए इसको यूज करते रहते हैं। जी, अब आपने समय भी ऐसा बता दिया कि सुबह 3:30 यानी 3:30 के बाद से मैं उठ जाता हूँ और अपने तमाम, जो लोग 10 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, वो बोलेंगे हम तो सोचेंगे भी नहीं। कुछ आप 8 बजे 7 बजे बताते होते तो आसपास के आंकड़ा होता। अब आपने इतना दूर का आंकड़ा बताया, तो देखिए जो यूथ नहीं कर रही है वो जरूर नहीं करेगी, लेकिन आपने कहा कि करोड़ों की रीच है, लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो लोग आपसे जुड़ रहे हैं। और इससे एक बड़ी अच्छी बात ये भी लगी कि लोग आपसे सीख कर अपनी बीमारियों को खत्म कर रहे हैं। तो ये तो पूरी कहानी जो कहीं ना कहीं आईजी साहब लोगों को बहुत कुछ सिखाती है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, क्योंकि बात नक्सलियों की यहाँ पर जिक्र करेंगे। छत्तीसगढ़ में आपकी तैनाती है, बिलासपुर में आपकी मैं कहूँगी इस वक्त, लेकिन क्या आप बता सकते हैं आईजी साहब, छत्तीसगढ़ नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है, वो छत्तीसगढ़ विकास नहीं कर पाता है, आखिर क्यों नक्सलवाद खत्म नहीं हो जाता? आखिर क्यों नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म हमारी सरकारें या प्रशासन नहीं कर पाती? कौन रोड़ा बन जाता है? देखिए, आप सही बोल रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में है वो काफी नक्सल अफेक्टेड जो स्टेट रहा है और है भी, और उस एरियाज में लगभग के मैं 6 साल तक एसपी और डीआईजी के पद पे भी रहा हूँ और मैंने बिल्कुल नजदीक से देखा है उसको। क्योंकि शुरुआती दौर में जैसे भी रहा, उस एरियाज में जो एक बेसिक चीजें जो पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची और उसका फायदा उन लोगों ने उठाया। लेकिन आज जब से हमने इसको देखा है, 2006-5 से मैं इसको देख रहा हूँ, लेकिन जो चीजें बाहर हमने जो परीक्षा की तैयारी के साथ जो पढ़ा था वो मैंने फील्ड में नहीं पाया। क्योंकि जो माओवादी जो आदिवासियों के हित की बात करते हैं या उनके अधिकारों की लड़ाई की बात करते हैं, वो ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं पाया। क्योंकि यदि वो आदिवासी के हित की बात करते तो नक्सलियों के द्वारा स्कूल बिल्डिंग नहीं गिराए जाते, आंगनवाड़ी बिल्डिंग नहीं गिराए जाते, टेलीफोन के टावर नहीं ब्लास्ट किए जाते, सड़कें नहीं काटी जाती। मेरे समझ में ये आ गया है कि जो माओवादी है वो कभी नहीं चाहते कि आदिवासियों का विकास हो, वो कभी नहीं चाहते कि आदिवासी युवा पढ़ करके, पिछले कुछ वर्षों से घटना ऐसी हुई कि वो पढ़े लिखे लोगों को टारगेट करते हैं। यदि कोई लड़का 12th पढ़ रहा है या फर्स्ट टाइम पढ़ता है, उसका पहले मर्डर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कल कोई पढ़ेगा आदिवासी क्षेत्र में तो हमसे सवाल पूछेगा। तो अभी वो चीज नहीं है जो आइडियोलॉजी को लेकर के चल रहे थे। ये नक्सली पिछले 50 साल से इस एरियाज में जमे हुए, लेकिन आज तक किसी भी नक्सली संगठन ने जो करोड़ों रुपए लेवी वसूल करते हैं, एक भी तो उन्होंने किसी आदिवासी के बच्चे को पढ़ा करके न कोई डॉक्टर बनाया, न इंजीनियर बनाया, कुछ भी नहीं है। जो स्कूल थी उनको तोड़ दिया। तो ये केवल इसीलिए जो नक्सलवाद के जो मतलब दहशत के कारण कुछ लोग उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन अब देखेंगे पिछले कुछ सालों से विकास पुलिस के कैंप्स लगे हैं, वहां पर सीआरपीएफ के हैं, हमारे डीआरजी और पुलिस के फोर्सेज हैं, उससे सड़कें बनी हैं और स्कूल्स भी खोले जा रहे हैं। अभी डॉक्टर इंजीनियर्स जो वहां से निकलने लगे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरा नक्सलवाद, केवल मेरा मानना है कि जो नक्सलवाद केवल बंदूक के बल पे उसको खत्म नहीं कर सकते, उसके लिए ब्लैक बोर्ड और ब्लैक रोड। ब्लैक बोर्ड का मतलब है कि एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करके हम उनको खत्म कर सकते हैं। ब्लैक रोड का मतलब है कि अच्छी सड़कें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। तो ये चीजें दोनों साथ चलती है। ऑपरेशन भी चलेगा, ऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट यानी विकास के लिए अभियान चलाएं और उसके साथ डेवलपमेंट काम जो हम करें, तो निश्चित हम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को हम बिल्कुल। आपने कहा कि एनकाउंटर पर भरोसा नहीं करता, बंदूक से खत्म और खात्मा करने पर भरोसा नहीं करता। उसे खत्म करने के लिए ब्लैक बोर्ड और ब्लैक रोड की जरूरत है, जो आपने उदाहरण के साथ समझाया। लेकिन आप ये भी बताइए कि ये सब नहीं चाहते हुए भी आपको उनका एनकाउंटर करना पड़ता है, उन्हें खत्म करना पड़ता है, और राष्ट्रपति से 3-3 बार आप सम्मानित हो चुके हैं
और 6 साल का आपका कार्यकाल वहां पर रहा है, तो कितना करीब से, मैं कहूंगी आपने बहुत करीब से उन लोगों को देखा है। क्या आप कुछ समझ पाए हैं कि आखिर उन्हें खत्म करने के लिए जो आपने उदाहरण दिया है वही आखिरी विकल्प है, वही बेहतर विकल्प है? देखिए वही बेहतर विकल्प है। ब्लैक मतलब देखिए नक्सली जो है स्कूल को क्यों डेमोलिश कर रहे हैं, वो आंगनवाड़ी को क्यों डेमोलिश कर रहे हैं, वो ग्राम पटेल की हत्या क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे। और जहां तक आप जैसे सवाल है कि पुलिस को गोली क्यों चलानी पड़ती, भाई जब पुलिस उन आदिवासियों की रक्षा के लिए उनके लिए सड़क बनाने के लिए जाती है, उनके लिए टेलीफोन के टावर लगाने के लिए जाती है, और वो नक्सली उनके लिए आईडीज लगाते हैं, उन पर हमला करते हैं, तो हर एक इंडियन सिटीजन का राइट टू डिफेंस है। हमको भी अपने सुरक्षा का अधिकार है। तो उस जो है अपने एक क्या तरह से कि अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस के तहत ही हमको गोली चलानी पड़ती है। अदरवाइज पुलिस सुरक्षा बल कभी गोली दिल से नहीं चलाना चाहता, वो केवल अपनी रक्षा के लिए चलाता है। और साथ ही जो हमारे आदिवासी जो एरिया है उसके विकास के लिए, उनके लोगों के विकास के लिए कि वहाँ बेहतर शिक्षा मिले, वहाँ बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, वहाँ पर संचार की सुविधा मिले, इसलिए हमको एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए कई बार इस तरह की जो है हमको अपना डिफेंस लेना पड़ता है। अदरवाइज कोई भी सुरक्षा बल कभी भी किसी व्यक्ति पे गोली चलाने में विश्वास नहीं करता है। हम प्रोटेक्शन के लिए हैं, हम आम लोगों की सुरक्षा के लिए हैं, और हम वही काम करते हैं। जी जी बिल्कुल। आपने कहा कि हम नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ना चाहकर भी कुछ ऐसा करना पड़ता है। और आपने कहा कि उतना करीब से देखकर ये समझ में आ जाता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शिक्षा में बढ़ावा होना चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, तभी हम नक्सलियों को खत्म कर सकते हैं, खात्मा कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जिक्र करूँ तो 14 जिले जो है नक्सलियों से प्रभावित है, और वह आए दिन नक्सली अपना प्रभाव दिखाते हैं। आप पर 6 हमले हुए हैं, इतनी बहादुरता की कहानी, न डरना न डगमगाना, और इतना बुलंद हौसला जब टीम के साथ चल रहे होते हैं तो कदम से कदम आगे ही उनसे एक कदम आगे बढ़ रहे होते हैं। आप ये बताइए, ये अंदर जो डर नहीं होना, जरा इसके बारे में भी थोड़ा, कि कहाँ से इतना अंदर से आप कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं कि नहीं डरना नहीं, और सब कुछ ऐसा करना है कि लोग फिर कहानी के तौर पर याद करें कि कुछ ऐसा भी किया गया था। देखिए एक तो है कि मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, राजस्थान से, जो कि रणबांकुरों की भूमि रही है, चाहे वो महाराणा प्रताप हो चाहे दूसरे जो हमारे हो, तो हमको उस बात का तो डर है ही नहीं ना। हमने तो जो हमारा राजस्थान है, चाहे वो हरियाणा है, पंजाब है, वो तो सदियों से हम हमले झेलते आए हैं, हम कहाँ डरने वाले हैं। तो हमारे खून में बसा हुआ है, डर तो हमारे यहाँ कहीं है ही नहीं। तो वो चीज तो हम हमेशा हमको अपने उस पे रहता है कि क्या डरना। और दूसरे कि हम एक लीडर हैं, तो लीडर का क्वालिटी है कि आप अपने जो बल है उनको नेतृत्व दें। लीड बाय फ्रंट, यानी सामने से आप लीड करेंगे तो आपका फोर्स आगे चलेगा। और क्योंकि उस एरिया में ये है कि कब आपकी जान जा सकती है, आईडी ब्लास्ट हो सकता है, फायरिंग हो सकता है। उस समय आपके नेतृत्व की, आपकी लीडरशिप की परीक्षा ही उसी समय होती है। वो लीडर किस काम का जो पीछे हट जाए, लीडर होता है वो जो आगे बढ़ता है, आगे चलता है और फिर अपना फोर्स फॉलो करता है। तो डर की कोई बात नहीं है। दूसरा है कि हम जिस पोस्ट पे हैं और जिस तरह से आते हैं, तो वो चीजें हमें ट्रेनिंग में ही मतलब रहती है कि डरने की कोई बात ही नहीं है। अब और यदि कुछ होगा तो देश के लिए करें, यदि कोई शहीद होंगे तो देश के लिए शहीद होंगे। आपको सुन रहा है, पूरा देश आपको सल्यूट कर रहा है, और हम भी आपको सल्यूट करते हैं कि आपने कहा कि राजस्थान से आते हैं। राजस्थान का नाम तो आपने गौरवान्वित किया है, और हमारे कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने राजस्थान के नाम को हमेशा आगे रखा है। और यकीनन जिस तरह निडरता से आप आगे बढ़कर जो काम करते हैं, वो सिर्फ मैं यहाँ पर कहूँगी कि आप सिर्फ एक ही पृष्ठभूमि या एक ही किसी काम को लेकर नहीं चल रहे। इस कोविड में भी आपने तमाम ऐसे काम किए हैं, युवाओं के लिए खुला मंच, जिसे मैं कहूँ कि आपके फेसबुक पर, मैं तमाम इंटरनेशनल नेट की दुनिया पर, सोशल मीडिया पर देख रही थी, लोगों को परीक्षा के लिए किस तरह से आगे बढ़ना है, तैयारी करनी है, वो समय भी आप निकालते हैं बीच बीच में। कहाँ से, कैसे आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण रोल है? हाँ। देखिए जो हमारा जो यूथ है, मैंने बोला यूथ अपने देश का फ्यूचर है। हाँ। वो यदि उसको, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है कि हाँ आप देखे होंगे कि जो परीक्षाएं होती है उस समय
बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। हाँ। वो उस परिवार के लिए कितनी दर्दनाक स्थिति होती है। और तो ये मैं जिस फोर्स में हूँ, पुलिस में हूँ, और मैं भी एक पिता हूँ, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि हम और कि लोगों को समझाएं, बच्चों को समझाएं, पेरेंट्स को समझाएं कि क्या हमको करना चाहिए। यदि कोई डिप्रेशन में है, कोई टेंशन में है, तो किस तरह से हम, क्योंकि लोग हमारी बात को इसलिए सुनेंगे कि क्योंकि हम वो फेज पार करके आए हैं, हमने भी परीक्षाएं दी है, हम भी टेंशन झेल के आए, हम भी डिप्रेशन कह सकते हैं कि प्रेशर में रह करके आए। तो हर पेरेंट्स, हर यूथ उस चीज को फॉलो करता है कि यदि जो आईजी साहब कह रहे हैं तो सच कह रहे होंगे, तो उनकी बात को सुनते हैं, और हमारी बात को यूथ सुनता भी है, और हम उनको गाइड करते हैं। तो हम यदि अपने प्रयास से यदि एक भी बच्चे की जान बचाने में कामयाब हो गए, तो हमारे लिए वो भी उपलब्ध। आईजी साहब, आपका अंदाज बड़ा प्यारा लगा, क्योंकि ये इसलिए कह रहे हैं, एक तो यूनिफॉर्म और दूसरा उसको उसके अंदर रहकर कितनी सारी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कितने सारे बंधन होते हैं और कितनी सारी बेड़ियां होती हैं, और किस तरह से काम करना। लेकिन आप एक समाज का जो महत्वपूर्ण रोल है उसे अदा करते हुए पीछे नहीं रहते, चाहे युवाओं को जागरूक करना हो, समाज में गरीब तबके की मदद करना हो, तमाम वो काम करने हो जो आप लगातार करते आए हैं। और दूसरा, इस मिजाज में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी यूनिफॉर्म में सिर्फ काम बहुत बेहतर करते हैं, हम ये नहीं कहते, हमारी खाकी बहुत बेहतर काम करती है, लेकिन उस काम के साथ एक और समाज का काम करना, वो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जाते जाते आपसे कहेंगे, समय इजाजत दे रहा है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे आज की यूथ को, आज की जनता को, जो आप तक पहुंचना चाहता है, आईजी बनना चाहता है और इस खाकी को पहनना चाहता है, उनको? देखिए, मैं यही कह रहा, मेरा जो ये मिशन है उसके पीछे एक मकसद है कि मैं हर एक गरीब व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति, ऑटो चलाने वाला है, उसको एक सपना देना चाहता हूं कि वो भी एक सपना देखे कि मेरा बेटा भी आईएएस बन सकता है, मेरा बेटा भी आईपीएस बन सकता है। जब मैं कहता हूं कि एक मजदूर का बेटा आईपीएस बन सकता है, तो फिर आपके बच्चे क्यों नहीं। मैं एक सपना देना चाहता हूं, मैं लोगों में एक भावना जागृत करना चाहता हूँ। वो घर में जाके कहेंगे बेटा तुम भी बन सकते हो, क्योंकि वो बने हैं जी। मेरा यही एक जो सपना है, और मैं हर व्यक्ति में ये करना चाहता हूँ, और मैं सभी जितनी मेहनत जी और जितने जज्बे के साथ आप लोगों को वो सपना दे रहे हैं, वो पूरा भी हो रहा है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप इस सपने को लोगों के सपनों तक, उनकी नींद में यही रहे कि आईजी साहब ने ये सपना दिखाया जिसे पूरा करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रतन लाल डांगी जी, तमाम अपनी बातें और अपना एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ हमारी आज की जनरेशन, आज की जनता को, युवाओं को बहुत कुछ सिखाते हुए। काम कितना भी बड़ा हो, लेकिन आप कभी भूल नहीं सकते कि समाज में रहते हैं, और उस समाज का हित भी आपको करना है, उस समाज का भला भी आपको करना है। और इससे बेहतर रतन लाल डांगी से कौन आपको सिखा सकता है, जिन्होंने आज बता दिया कि देश में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने हम आए हैं, और उसे कर जाए ताकि लोग भी कहें और हमसे सीखें। इस मेहमान में और यूं कहें कि आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।